हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने विद्यापति के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय को लेकर चर्चा की थी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम विद्यापति की जो पंक्तियां, जो काव्य आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है राधा वंदना, उनकी पंक्तियों की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने विद्यापति के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय की क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो क्लास अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आप उनकी कविताओं को, ठीक है, उनके काव्य को समझने से पहले उनके व्यक्तित्व को समझेंगे कि आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यूज कैसे थे। ठीक है, जब तक हम अच्छे से लेखक को या कवि को नहीं जानते हैं तब तक हम उनके लिखी हुई रचनाओं को, लिखे हुए काव्य को भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ही आप उनकी काव्य की सप्रसंग व्याख्या देखिएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे विद्यापति की जो राधा वंदना है आपको वो दिख रही होगी। तो आइए पहले हम शब्दार्थों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सप्रसंग व्याख्या को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, और तभी सप्रसंग व्याख्या में बच्चों के नंबर आधे से ज्यादा कट जाते हैं। अगर मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं तो वो ये है कि पेपर में सबसे सरल क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या को ही करना है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें फिर भी एक टाइम को नंबर कट सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। अगर आप अच्छे से पंक्तियों की व्याख्या करेंगे ना तो उसमें नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप अच्छे से संदर्भ लिखेंगे, अच्छे से प्रसंग लिखेंगे, अच्छे से व्याख्या करेंगे, अच्छे से विशेष लिखेंगे, विशेष के अंदर आप काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य लिखेंगे, तो आपके सप्रसंग व्याख्या के नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या में अगर आप अच्छे से करते हैं और बाकी प्रश्नों में अगर आपके आधे नंबर कट भी जाते हैं तो भी आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, आपके 75% नंबर आ सकते हैं 100 में से। ठीक है, तो इसीलिए सप्रसंग व्याख्या पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या ये होता है। मतलब मैं ये कहूंगी कि जैसे जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो वहां पे अनसिंग पैसेजेस आते थे, है ना, जिनको देखकर हमें आंसर करने होते थे कुछ प्रश्न। तो जस्ट लाइक ये वही है सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको सप्रसंग व्याख्या, ठीक है, पहले हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं इन पंक्तियों की, उसके बाद मैं बताऊंगी कि बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर शब्दार्थों को समझते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। मैं आपको हाथ के हाथ बताऊंगी कि आपको संदर्भ में क्या लिखना होता है, विशेष में क्या लिखना होता है, व्याख्या में क्या लिखना होता है, जिससे कि आप अच्छे से अपने पेपर के हिसाब से तैयार कर सके, असाइनमेंट के हिसाब से सप्रसंग व्याख्या तैयार कर सके। ठीक है, तो आइए पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बीही आनी मिलाओल, खिति तल लाभनी सार, अंगही अंग अनन मूर्छाहिल, हेरई पढ़ई अधीर, मनमथ कोटि मथिन करु जे जन, से हरि मही मधी गीर, कतकत लक्ष्मी चरण तेल नेहो छय, रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अह निसी कोर अघोरी। ये पंक्तियां हैं, राधा वंदना है। तो हम इनके शब्दार्थों को समझते हैं। ठीक है, अपरूप, अपरूप का मतलब होता है अपूर्व अर्थात नवीर। ठीक है, बीही का मतलब होता है ब्रह्मा, विधि। आनी मिलाहोल का मतलब होता है लेकर, मिला दिया है। खीती तल का मतलब होता है पृथ्वी पर के। लावनी सार का मतलब होता है लावण्य का सार। ठीक है, तो आइए पहले हम पंक्तियां करते हैं। हमने शब्दार्थों को समझ लिया है। देख देख राधा रूप अपार,
इसका मतलब क्या है? देखिए राधा के अपार सौंदर्य को देखिए। अपूर्व के बीही आनी मिलाओल। अपूर्व का मतलब क्या था? अपूर्व अर्थात नवीर, है ना। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, देखिए राधा के अपार सौंदर्य को, रूप को देखिए, तो सही न जाने किस नवीन ब्रह्मा ने इनकी रचना करने के लिए पृथ्वी पर के सारे लावण्य के तत्वों को लेकर मिला दिया है। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि न जाने किस नवीन ब्रह्मा ने इनकी रचना के लिए, किनकी रचना के लिए? राधा की रचना के लिए पृथ्वी के सारे जो लावण्य तत्व होते हैं, लावण्य मतलब कि जो मतलब बहुत खूबसूरत जो तत्व है उनको लेकर मिला दिया है। ठीक है, कि किसने, किस नवीन ब्रह्मा ने। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अपूर्व के बीही आनी मिलाओल। अपूर्व मतलब था अपूर्व, नवीर, कि किस नवीर के बीही, बीही मतलब ब्रह्मा, किस नवीर ब्रह्मा आनी मिलाओल लेकर मिला दिया, किस नवीर ब्रह्मा ने लेकर मिला दिया है खीती तल लावनी सार। खीती तल मतलब पृथ्वी पर के लावण्य का सार। खीती तल मतलब पृथ्वी पर के, लावनी सार मतलब लावण्य का सार। कि देख देख राधा रूप अपार, कि जरा देखिए राधा के अपार सौंदर्य को। अपूर्व के बीही आनी मिलाओल, कि न जाने किस नवीन ब्रह्मा ने इनकी रचना करने के लिए खीती तल पृथ्वी पर के सारे लावण्य के तत्वों को लेकर मिला दिया है। आगे बढ़ते हैं। अंगही अंग अनन मूर्छाहिल। मूर्छाहिल मतलब होता है मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, राधा के अंग अंग की शोभा देखकर कामदेव चंचल बनकर मूर्छित हो जाता है। अंगही अंग अनन, है ना। अनंग मतलब क्या होता है? कामदेव। ठीक है, तो अंग ही अंग मतलब है अंग अंग की शोभा देखकर अनन मूर्छाहिल। अनन मतलब कामदेव। अनन जो है वो चंचल बनकर मूर्छित हो जाता है। हेरय पड़य अधीर। हेरय मतलब देखकर, अधीर मतलब चंचल बनकर, पड़ही। ठीक है, तो अंगही अनन अंग अंग राधा का देखकर, अनन मतलब कामदेव मूर्छित हो जाता है। ठीक है, मूर्छित हो जाता है क्या देखकर? अंग अंग। ठीक है, हेड़ई पड़े अधीर, कि वो चंचल बनकर, अधीर मतलब होता है चंचल बनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनमथ कोटि। मनमथ कोटि मतलब करोड़ों कामदेव। मनमथ कोटि, कोटि मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि करोड़ों, लाखों। ठीक है, मनमथ कोटि मतलब करोड़ों कामदेव। मथन करु जे जन। मथन करु मतलब होता है लज्जित कर देते हैं। जे जन मतलब जो कृष्ण। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, जो कृष्ण अपने रूप सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देते हैं, वह भी राधा के अपार सौंदर्य को देखकर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कि कृष्ण जो खुद इतने सुंदर हैं, ठीक है, उनका जो रूप सौंदर्य है वो खुद ही कामदेवों को भी लज्जित कर देते हैं, कि वो खुद ही इतने सुंदर हैं, वो भी खुद राधा के अपार सौंदर्य को देखकर पृथ्वी पर बेसुध गिर जाते हैं। ठीक है, मनमथ कोटि मथन करु जे जन। मनमथ कोटि मतलब करोड़ों कामदेव, मथन करु मतलब लज्जित कर देते हैं, करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देते हैं। कौन कर देते हैं? जे जन। जे जन मतलब जो कृष्ण, जो कृष्ण करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देते हैं। से हरि मही मधी गिर। ठीक है, हेरी मतलब, हेरी मतलब क्या है यहाँ पे? राधा के अपार सौंदर्य को देखकर मही मधी गिर, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ये अर्थ है। कत कत लक्ष्मी चरल तन ने छोहे। कत कत लक्ष्मी मतलब कितनी कितनी लक्ष्मियां। चरल तन निछोए। ठीक है, चरल तल निछोए। तो यहाँ पे निछोए का मतलब है न्यौछावर हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो ये कवि कह रहा है कि जो परम सुंदरी राधा के सौंदर्य को देखकर न जाने कितनी कितनी लक्ष्मियां बेसुध होकर उनके चरणों
पर न्योछावर हो जाती हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल न छोए, रंगनी हेरी विभोरी। ठीक है, रंगनी हेरी मतलब परम सुंदरी राधा को देखकर, विभोरी मतलब बेसुध होकर। ठीक है, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, करु अभिलाख मनहि पद पंकज। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि वह मन ही मन ये अभिलाषा करती है, अभिलाख मतलब अभिलाषा करती हैं कि वे दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोदी में संभाल कर रखे रहे। अहनिसी कोरी अगोरी। ठीक है, अनहिसी मतलब क्या होता है, अहनिसी लिखा है ना, तो वो अहनिसी का मतलब होता है दिन रात, कि दिन रात। अगोरी मतलब गोद में संभाल कर। कि करु अभिलाख की जो लक्ष्मियां हैं वो ये अभिलाषा रखती है मन ही मन में, मन ही मतलब मन ही मन में, अभिलाख ये अभिलाषा रखती है पद पंकज कि वो राधा के चरण कमलों को अहनिसी दिन रात अपनी गोद में संभाल कर रखे रहें। ठीक है, ये इन पंक्तियों का अर्थ है राधा वंदना की। यहाँ पे राधा की वंदना की गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने शब्दार्थों को समझकर व्याख्या की है। ठीक है, ये सब शब्दार्थ आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आप भूले ना। ठीक है, तो राधा की वंदना की सप्रसंग व्याख्या हमने कर ली है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको सप्रसंग व्याख्या में क्या गलती नहीं करनी है और क्या बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या में ना आपको ये गलती मतलब 100 बच्चों में से आपको 90 बच्चों में ये दिखेगी कि वो जब सप्रसंग व्याख्या करते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो उनको पता ही नहीं होता है कि संदर्भ पहले लिखते हैं या प्रसंग पहले लिखते हैं, या कुछ बच्चों को तो इतना भी नहीं पता होता है कि संदर्भ भी लिखा जाता है। वहीं पर बच्चों के 2-3 नंबर कट जाते हैं, तो सीधा प्रसंग से शुरू कर देते हैं बच्चे। तो आपको पहले सीरियल वाइज लिखना होता है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। इस तरीके से आपको चारों चीजें लिखनी होती है। ठीक है, तो ये गलतियां बच्चे करते हैं। मैं आपको हाथ के हाथ गलतियां भी बता रही हूँ, मैं आपको हाथ के हाथ ये भी बता रही हूँ कि आपको गलतियां नहीं करनी है और आप कैसे उनको सुधार सकते हैं। सबसे पहली गलती ये कि आपको संदर्भ लिखना होता है, ये नहीं कि प्रसंग से शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे और फिर विशेष लिखेंगे। ठीक है, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है ये बताइए आप मुझे कि संदर्भ में क्या लिखना होता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता रही हूँ कि कैसे लिखना होता है सीरियल वाइज, फिर क्या लिखना होता है, इनके अंदर क्या लिखना होता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि जो पंक्तियाँ आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए दी गई हैं वो पंक्तियाँ किस कवि की हैं, किस काव्य संग्रह से ली गई हैं। ठीक है, और जो कवि है वो आदिकालीन है, मध्यकालीन है, रीतिकालीन है, ये भी अगर आप मेंशन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सब आपको संदर्भ में लिखना होता है कि वो जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं, ठीक है, किस काव्य संग्रह की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। संदर्भ तो आप देंगे ना। उसके बाद प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि ये जो प्रसंग है उसके द्वारा जो कवि है वो क्या बता रहा है, वो प्रेम बता रहा है, वो वंदना कर रहा है, वो आध्यात्मिक दृष्टि है, क्या है, प्रेम प्रसंग है, कौन सा प्रसंग है, तो वो आपको प्रसंग में बताना होता है। व्याख्या करेंगे फिर आप विशेष में बताएंगे। विशेष में आपको क्या बताना होता है कि शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य, ये दोनों आपको बताना होता है विशेष के अंदर। शिल्प सौंदर्य में आप ग्रामर बताते हो, कौन से अलंकार है, कौन से मुहावरे हैं, कौन सी शब्दावली है, कौन सी बोली है, ये सब आप बताते हैं शिल्प सौंदर्य में। भाव सौंदर्य में आप क्या बताते हैं कि किन भावों को उजागर किया गया है इन पंक्तियों में, ठीक है, या इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है, ये आपको बताना होता है। फिर एक गलती जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो ये कि विशेष में लिख देते हैं कि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ऐसे आपको नहीं लिखना होता है। आपको कैसे लिखना होता है कि किसी पंक्ति में अगर अलंकार का प्रयोग किया गया है तो अगर अलंकार का प्रयोग किया गया है तो जो अलंकार का प्रयोग किया है वो भी लिखना है और कहाँ अलंकार का प्रयोग किया गया है वो भी लिखना है। ठीक है, सपोज अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार, ठीक
ठीक है। तो पंक्तियों में जहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है ना, वो भी आप लिखोगे, और कौन सा अलंकार है ये भी, ठीक है। जो पंक्तियों में यूज करा गया है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और लिखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको उदाहरण भी लिखना होता है, ये नहीं कि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब गलतियां जो बच्चे अक्सर करते हैं सप्रसंग व्याख्या को करते टाइम, ठीक है, कि आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि आपको संदर्भ में, प्रसंग में, व्याख्या विशेष में क्या करना है। व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है सब प्रसंग व्याख्या में, कैसे आपको तैयार करनी है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। मैं वही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाती हूँ जो PYQ में आते हैं, जो पेपर में आते हैं आपके, अच्छे से उनको रिसर्च करके कि कौन से क्वेश्चंस हर बार आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि सारे प्रश्नों में अगर आपके आधे नंबर भी कट जाते हैं लेकिन आप सप्रसंग व्याख्या प्रैक्टिकल वे में करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और कैसे सप्रसंग व्याख्या करनी है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब आप अच्छे से सप्रसंग व्याख्या तैयार कर सकते हैं अपने असाइनमेंट या अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अब हम कि आपको संदर्भ, प्रसंग और विशेष में क्या लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो आदिकालीन मैथिल कोकिल, हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था कि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप ये लिखते हैं तो आपके जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स हैं उनको पता लगेगा कि आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है, कि उनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और ये UGC नेट में भी बहुत बार पूछा गया है कि विद्यापति को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां आदिकालीन मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथावली से ली गई हैं और राधा काव्य को आधार बनाकर विद्यापति ने भक्ति की है, ठीक है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि महाकवि विद्यापति राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रसंग क्या है, अब इस प्रसंग को ही पता लगकर हमें समझ आ गया कि पंक्तियों में क्या होगा, ऐसा आपको प्रसंग में लिखना होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि विद्यापति राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और उनके अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इससे ही हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, पंक्तियों में उनकी वंदना है और उनके सौंदर्य का वर्णन किया खूबसूरती से, ठीक है। तो प्रसंग में आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। फिर व्याख्या में क्या लिखना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर विशेष में आप क्या लिखेंगे कि राधा की ये वंदना क्या है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत आती है। राधा के अपार सौंदर्य का वर्णन करके कवि यह संकेत कर रहा है कि उसके पदावली का प्रतिपाद्य श्रृंगार रस है और राधा उसका आलंबन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता ही चल रहा है कि श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि जो देख या कत में भाव व्यंजक पदावृत्ति होने से विप्सा अलंकार है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और पूरे पद में, संपूर्ण पद में राधा के सौंदर्य का अतियुक्त पूर्ण वर्णन होने से अतियुक्ति अलंकार है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष कैसे तैयार करना है, क्या लिखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम श्री कृष्ण का प्रेम की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में आते हैं और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेट्स, क्विजेज, पोल्स मिलते रहेंगे और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में विद्यापति की श्री कृष्ण के प्रेम की व्याख्याओं के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।